जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं, बल्कि यह कहें कि अपने मंत्रिमंडल में होलसेल चेंजेस करने वाले हैं, बड़े बदलाव करने वाले हैं। अब यह साफ हो चुका है। जो जानकारी हमारे पास अभी तक आ रही है उसके मुताबिक करीब 43 मंत्री शपथ ले सकते हैं, 43। और इनमें से जो यूपी से आएंगे वो नाम भी अब काफी हद तक साफ हो गए हैं। इनमें है बीजेपी के कौशल किशोर हैं, बीएल वर्मा हैं, एसपी सिंह बघेल हैं, अजय मिश्र हैं और अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी हैं और पंकज चौधरी, ये भी मंत्री बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले साल और वहां का राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म है। ऐसे में यूपी से आने वाले बीजेपी के नेता और सहयोगियों के नेता जो मंत्री बन रहे हैं, यह भी बड़ी खबर है। उधर गुजरात से बीजेपी के संभावित मंत्रियों के नाम भी आ गए हैं, जिनमें दर्शना बेन जरदोश हैं, पुरुषोत्तम रुपाला हैं। पुरुषोत्तम रुपाला का प्रमोशन हो सकता है और मनसुख भाई मांडविया है, इनका भी प्रमोशन हो सकता है। यह खबर अभी तक हमारे पास आ रही है। यूपी हो गया, गुजरात हो गया। और अब जरा आपको यह भी बता देते हैं किन किन मंत्रियों ने आज इस्तीफा दिया है इस मंत्रिमंडल विस्तार से, फेरबदल से पहले। इनमें सबसे पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का इस्तीफा आया। उसके बाद संतोष गंगवार जो कि श्रम और रोजगार मंत्री हैं, उनका इस्तीफा आया। फिर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा आया। उसके बाद कैबिनेट मंत्री सदानंद गौड़ा ने इस्तीफा दिया और थावरचंद गहलोत, वो कल ही राज्यपाल बनाए गए थे, उनका इस्तीफा भी आ चुका है। इसके अलावा राज्य मंत्रियों में बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दिया और इसकी पुष्टि कर दी है फेसबुक पर अपने पोस्ट में। वहीं देबश्री चौधरी ने भी इस्तीफा दे दिया है। राव साहब दानवे पाटिल ने भी इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी रिजाइन कर चुके हैं और प्रताप चंद्र सारंगी की भी छुट्टी हो चुकी है। तो सुबह से आप देख रहे हैं न्यूज 24 पर हमारी मेगा कवरेज जारी है। एक एक अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। इस वक्त जो मेरे सहयोगी सुबह से अपडेट दे रहे हैं उनमें रमन कुमार हैं जो मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री आवास से प्रशांत देव है, अमित शाह के घर से, कुमार गौरव जेपी नड्डा के घर से हैं, कुंदन सिंह आरसीपी सिंह के घर से हैं, ऋषिकेश कुमार हैं पशुपति पारस के घर से, विपिन श्रीवास्तव भोपाल से, विमल कौशिक ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर से हैं, विनोद जगदाले मुंबई से, मानस श्रीवास्तव लखनऊ से, सौरभ कुमार पटना से और दिव्या अग्रवाल सर्वानंद सोनोवाल के घर से। क्योंकि यह सिर्फ दिल्ली की खबर नहीं है, पूरे देश की खबर है और इसीलिए पूरे देश से हमारे रिपोर्टर एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार गौरव पहले से जुड़े हुए हैं, संजीव त्रिवेदी भी आ गए हैं और अब मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पॉलिटिकल कमेंटेटर आशुतोष और प्रदीप सिंह जुड़ गए हैं। क्योंकि आपको अपने दर्शकों को यह बताना समझाना भी जरूरी है, आखिर इतने बड़े बदलावों की, रमन कुमार भी हैं, इतने बड़े बदलावों की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी। प्रदीप जी, पहले आपसे शुरू कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले प्रदीप जी, मैं विनोद अग्निहोत्री थे और राजेश बादल से थे, मैं उनसे यह पूछ रहा था कि हमें एनडीए 1 में राजनाथ सिंह का वो बयान याद है कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन ऐसा लगता है प्रदीप जी आज तो होलसेल इस्तीफे हो रहे हैं। क्या उसी संदर्भ में देखना चाहिए कि आखिरकार सरकार ने यह मान लिया है कि अगर कोई मंत्री काम ना कर रहा हो उससे इस्तीफा दिलवाना बेहतर है? नहीं, वो संदर्भ दूसरा था। जब राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया था तो सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे सिंधिया के इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा था। उस संदर्भ में उन्होंने कहा था, वरना तो एनडीए 1 में भी इस्तीफे हुए हैं, अटल जी का जो समय था उसमें भी हुए हैं, नरेंद्र मोदी के समय भी हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस्तीफे नहीं हुए। लेकिन ये बदलाव, मतलब जितनी खबरें अभी तक आ रही हैं, अगर वो सचमुच सब हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। बड़ा बदलाव इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसमें सोशल इक्वेशन को देखिए। अति पिछड़ी जातियों की जो छोटी छोटी जातियां जिनकी संख्या बहुत कम है, जिनको मंडल की राजनीति करने वाले पिछड़े नेताओं ने इग्नोर किया, एम्पावरमेंट उनका नहीं किया, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी, उनको सत्ता में भागीदारी नहीं दी, ये जोड़ने का, और गैर यादव, पिछड़े और गैर जाटव दलित,
इनको बड़े पैमाने पर जोड़ने का, और केवल जोड़ने का मतलब यह नहीं है कि केवल भाषण में कहा जाए, सचमुच का प्रतिनिधित्व देने का, ये बड़ा परिवर्तन है। और भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल इंजीनियरिंग कहें या सोशल बेस कहें, उसको सीमेंट करने की कोशिश है। जो 14 से शुरुआत हुई है जिस प्रक्रिया की, उसको आगे ले जाने का है, उनको एक मैसेज देने का है। मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा खतरा है जो मंडल की राजनीति से उभरे हुए नेता हैं उनके लिए, जो पिछड़ों की राजनीति करते रहे, जो दलितों की राजनीति करते रहे। प्रदीप जी का संपर्क टूट गया है। कुमार गौरव, आपके पास आ रहा हूं, कोई अपडेट पर? कुमार गौरव, कुछ नाम बढ़े या घटे हैं क्या कुमार? नहीं, देखिए, टोटल 43 मंत्री जैसा कि लगातार जिक्र कर रहे हैं, उनका शपथ होगा जिसमें 21 से 22 नए और बाकी पुराने मंत्री होंगे जिनका प्रमोशन हो रहा है। मुख्य तौर पर देखिए, एक नाम जो फिलहाल अभी जुड़कर आया है, उसमें आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश से एक और नाम जुड़ा है। टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र खटीक हैं, जो कि आपने तस्वीरें जो चलाई होंगी, जो प्रधानमंत्री के साथ जो जितने सांसद आज मिले हैं, वे टीकमगढ़ के सांसद वीरेंद्र खटीक हैं, उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। वो सिंधिया के साथ पहली रो में है। इसका मतलब समझ सकते हैं, दरअसल वो जो रो है ना, प्रधानमंत्री के साथ जब लोग बैठे हैं, वो रो ये दिखाता है कि कौन कैबिनेट मंत्री बन रहा है, किसे MOS इंडिपेंडेंट चार्ज मिल रहा है। जो पीछे बैठे हैं उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा होगा। तो वीरेंद्र खटीक पहली लाइन में है, यानी कैबिनेट मंत्री वो बनेंगे। पिछली बार जब NDA 1 था में जब दूसरी बार जब एक्सपेंशन हुआ था, उसमें वो मंत्री बनाए गए थे, MOS बनाए गए थे। लेकिन जब दोबारा मोदी जी की सरकार आई तो उसमें उन्हें नहीं लिया गया। पहले रिसफल में उन्हें मौका दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मैसेज जाएगा इससे। जी, ओके, ऑलराइट। आशु, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। रमन, ये जो 2-3 बड़े बड़े पद खाली हुए हैं, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री, इनके लिए रमन कुछ नाम चल रहे हैं क्या? किनको दिए जा सकते हैं ये अहम मंत्रालय? बिल्कुल मानक नाम चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की जगह पे ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम चल रहा है, और कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये हिंट दे दिया गया है कि आपको शिक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है और दी जाने की तैयारी है। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलता तब तक इसके बारे में कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन जो एक नई मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वो मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने देखा था कि राजीव प्रताप रूडी को वो एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी, वो मिनिस्ट्री का दफ्तर तक नहीं था, और 6 से 7 महीने लग गए थे उस मिनिस्ट्री को अपना दफ्तर मिलने में, अपने कार्यालय को अलॉट करवाने में। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि सहकारिता मंत्रालय नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐलान किया है कि वो मंत्रालय नया बनाया जा रहा है। तो उसका मंत्री कौन होगा और क्या ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने ये फैसला किया है, ये बड़ा फैसला किया है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि SP बघेल के बारे में अभी आपने जिक्र किया कि SP बघेल का नाम काफी ज्यादा चल रहा है। तो SP बघेल के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो सब इंस्पेक्टर थे, और सब इंस्पेक्टर से कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर जाएंगे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से भी सांसद बने, वो समाजवादी पार्टी से भी बने, फिर बीजेपी से भी बने, योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, बाद में इस्तीफा देकर वो सांसद बने, और अब उनका नाम चल रहा है कि वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी की अगली सरकार में। यानी कि एक बेहतरीन कहानी है SP सिंह बघेल के बारे में, जो लगातार चर्चा चलेगी कि राम गोपाल यादव के बेटे के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, और उस चुनाव के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई थी जो रोचक तथ्य है। कई महीनों तक उनको अपना क्षेत्र छोड़कर बाहर रहना पड़ा था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। माना ओके, आशुतोष, ये जो 2-3 अहम पद हैं, अगर मान लीजिए आपको जिम्मेदारी दी जाए कि भाई इस पे अब मंत्री चुनना है, आशुतोष किसको मंत्री बनाएंगे? इन अहम पद हैं। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, कोरोना के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय और साथ ही साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय, ये सबसे अहम मंत्रालय बन गए हैं ऐसा लगता है, और इसीलिए इस्तीफे लिए गए। मैं आज दिलीप कुमार के बारे में पढ़ रहा था, तो दिलीप कुमार ये कहते थे कि मैं बड़े जूतों में अपना पैर डालता हूं।
मेरा पैर ना तो इतना बड़ा है, ना ही मैं बड़े जूतों में मुझे पैर डालने की आदत है। माफ करिएगा मुझे, मैं नरेंद्र मोदी जी के पैर के जूते में अपना पैर नहीं रख सकता। खैर ये तो लाइटर वेन की बात है। हाँ। देखिए दो तीन चीजें मानक हमको पहली समझनी पड़ेगी। पहला तो यह है कि आखिर इतने बड़े मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की जरूरत क्यों है और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। यह सरकार की तरफ से कोई नहीं कहेगा, लेकिन सरकार की तरफ से एक आत्म स्वीकारोक्ति है कि सरकार के ऊपर संकट बहुत बड़ा है और उस संकट से आप मामूली फेरबदल करने से या कॉस्मेटिक चेंजेस करने से आप वो चीज नहीं हासिल कर सकते हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त 3 सबसे बड़े संकट है। आर्थिक संकट अनप्रेसिडेंटेड है, जो हेल्थ का क्राइसिस है वो अनप्रेसिडेंटेड है, फॉरेन पॉलिसी को लेकर क्राइसिस अनप्रेसिडेंटेड है। ये 3 क्राइसिस है और किसानों की समस्या। तो 4 सबसे बड़े संकट अगर इस वक्त देश के ऊपर हो और नरेंद्र मोदी की सरकार उनसे जूझ रही हो, तो जाहिर सी बात है कोई भी प्रधानमंत्री होता वो इतना बड़ा कदम उठाता ताकि पूरा का पूरा परसेप्शन बदले और एक नई टीम लेकर जनता को संदेश दे कि वो संकटों के प्रति जो है उत्तरदायित्व पूर्ण है और वो ठीक करना चाहते हैं। अब दूसरी बात जो अभी प्रदीप सिंह बात कह रहे थे, मैं प्रदीप सिंह जी की इस राय से थोड़ा सा सहमत हूं, थोड़ा असहमत भी हूं। उन्होंने कहा है कि इसमें मंडल की जातियों को डरने की जरूरत है। मेरा मानना यह है कि अगर जो ये मंडल की जातियों को जो कैबिनेट मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री देने की बात की जा रही है, ये सीधे के सीधे उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर है और वो भी इस बात की आत्मस्वीकारोक्ति है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बुरी है। मैं फिर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, स्थिति बहुत बुरी है और वहां जिनसे उनका सामना है वो मंडल से प्रभावित जातियां हैं जिन्होंने पिछले 20 सालों तक 30 सालों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति पर स्वतंत्र रूप से एक तरीके से उनका डोमिनेंस था 2017 के पहले। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है उसका एक मकसद ये भी है कि 2022 के चुनाव के तहत जो जातियां जिन्होंने 2017 2019 आशुतोष एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, एक सेकंड रोक रहा हूं। मेरे सहयोगी कुमार गौरव को पूरे 43 मंत्रियों की लिस्ट मिल गई है। वो लिस्ट उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पर भेजी है। कुमार गौरव जरा बताइए क्या ये कंफर्म्ड लिस्ट है 43 मिनिस्टर्स की? ये नाम भी जरा पढ़कर बताइएगा और बताइएगा क्या पुष्टि हो गई है। कुमार गौरव, बड़ी खबर। जी हाँ बिल्कुल ये फाइनल लिस्ट है। इसमें सबसे पहला नाम नारायण राणे का है, दूसरा नाम सर्बानंद सोनोवाल का है, तीसरा नाम वीरेंद्र कुमार का है, चौथा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है और 5वां नाम आरसीपी सिंह का है। वहीं अश्विनी वैष्णव जो उड़ीसा से हैं उनका भी नाम है। पशुपति नाथ पारस बिहार के हाजीपुर से सांसद हैं, चिराग पासवान के चाचा हैं, उनका नाम है। फिर 8वां नाम किरण रिजिजू है, राजकुमार सिंह है यानी आरके सिंह, इनका मानकर चलिए कि इनका प्रमोशन हो रहा है। हरदीप सिंह पुरी है, इनका भी प्रमोशन हो रहा है। मनसुख मांडविया है, इनका भी प्रमोशन हो रहा है। भूपेंद्र यादव नए मंत्री बनाए जा रहे हैं। पुरुषोत्तम रूपाला का प्रमोशन हो रहा है। जी किशन रेड्डी का प्रमोशन हो रहा है। अनुराग ठाकुर का प्रमोशन हो रहा है। पंकज चौधरी नए मंत्री। अनुप्रिया सिंह पटेल उत्तर प्रदेश से हैं, अपना दल की मंत्री बनाई जा रही है। सत्यपाल सिंह बघेल ये मंत्री बनाए जा रहे हैं। श्री राजीव चंद्रशेखर भाजपा के चेहरे हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। सुश्री शोभा करंदले इन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा का काफी करीबी माना जाता है और फाइटर लेडी नेता के तौर पर देखा जाता है, उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। भानु प्रताप सिंह वर्मा का नाम इसमें है। दर्शन विक्रम जोर्स गुजरात से, इनका भी नाम इसमें है। मीनाक्षी लेखी दिल्ली की सांसद है। दिल्ली से एक नाम था, दिल्ली से डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाने के बाद एक प्रसिद्ध वकील है, भाजपा की प्रवक्ता रही है और दूसरी बार सांसद है मीनाक्षी लेखी, उनका नाम है। अन्नपूर्णा देवी, उनका भी नाम इसमें है। ए नारायण स्वामी कर्नाटक से हैं, भाजपा के हैं, उनका भी नाम इसमें है। उत्तर प्रदेश से कौशल किशोर हैं, उनका नाम है। उत्तराखंड से अजय भट्ट, यानी कि निशंक को ड्रॉप करने के बाद एक ब्राह्मण चेहरा चाहिए था तो वहां पे अजय भट्ट को लाया गया है। उसके बाद बीएल वर्मा उत्तर प्रदेश से, अजय कुमार उत्तर प्रदेश से, श्री चौहान देवुनिस ये भी है। फिर एक भगवंत खूबा का भी नाम इसमें है। कपिल मोरेवर पाटिल महाराष्ट्र, इनका भी नाम है। सुश्री प्रतिमा भौमिक पश्चिम बंगाल, उनका भी है। डॉक्टर सुभाष सरकार पश्चिम बंगाल, उनका भी नाम इसमें है। डॉक्टर भागवत किरण राव कराड़, इनका भी नाम है। कर्नाटक से मेरे ख्याल से ये होंगी या तो महाराष्ट्र से होंगी। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, उसके बाद भारती प्रवीण पवार, श्री विश्वेश्वर टुडू, श्री शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल। मुनियप्पा महेंद्र भाई का भी नाम है। जॉन बराला पश्चिम बंगाल। एल मुरुगन और आखिरी नाम श्री नीतीश
प्रमाणिक जो कि पश्चिम बंगाल से भाजपा के सांसद, ये 33 नाम है जो आपको शाम में 6 बजे कैबिनेट पद की शपथ ग्रहण करते नजर आएंगे। जी ओके, कुमार गौरव हमारे साथ ही रहिएगा। बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 24 पर, सारे 43 मंत्रियों की लिस्ट न्यूज 24 के पास है। आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में अशोक हॉल में जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, 43 मंत्री शपथ लेंगे, तो ये 43 मंत्री शपथ लेंगे। न्यूज 24 के पास पूरी लिस्ट है, एक एक करके नाम आपको बता देता हूं। फिर से मेरे सहयोगी कुमार गौरव बता रहे थे। सबसे पहले इस लिस्ट में नाम है नारायण राणे का, उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति पारस, किरेन रिजिजू। ये बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जिनका प्रमोशन हो रहा है, इसीलिए ये संख्या 43 तक पहुंच गई है। आर.के. सिंह है, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रुपाला, ये सारे प्रमोशन वाले हैं। जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल मंत्री बन रही हैं, एसपीएस बघेल मंत्री बन रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर। ये सारे के सारे नाम हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर एक एक करके हम दिखाते रहेंगे। प्रदीप जी, आपको ये लिस्ट सुनकर प्रदीप जी कोई हैरानी? नहीं, ज्यादातर नाम जो है वो जो ऐसा है कि अनुमान के तौर पर चल ही रहे थे। कुछ नए नाम जरूर जुड़े हैं, लेकिन अभी आशुतोष जी जो बात कह रहे थे, पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा कि मंडल की जातियों को डरने की जरूरत, हमने कहा मंडल की राजनीति करने वाले नेताओं की बात की मैंने, एक बात। और दूसरी बात, पता नहीं आशुतोष जी का असेसमेंट कहां से आया कि उत्तर प्रदेश में बड़ी खराब हालत है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की हालत ज्यादा खराब है बजाय बीजेपी के, एक बात। दूसरा, देखिए, ये जो चेंज मैं जिसकी बात सामाजिक समीकरण की कर रहा हूं, ये विनिंग फॉर्मूला है 2014 से बीजेपी का। 2014 में इसने जीत दिलाई, 2017 में उत्तर प्रदेश में जीत दिलाई, 2019 में लोकसभा में फिर से जीत दिलाई। बीजेपी की समस्या ये थी 2014 से पहले कि वो भावनात्मक मुद्दों पर उसको वोट मिलता था। जब ऐसा कोई मुद्दा होता था तो वोट मिलता था, पार्टी बढ़ जाती थी, फिर नीचे आ जाती थी। 2014 के बाद से ये सामाजिक समीकरण उसका आधार बनाने की कोशिश जो है ये पार्टी कर रही है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसको सीमेंट करने की कोशिश हो रही है। इसको मजबूत किया जाए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यादवों और मुसलमानों के नेता रह गए हैं, मायावती जाटवों की नेता रह गई हैं। ये जो उनको एडिशनल वोट मिलते थे वो पार्टी छीन रही है 3 चुनाव से लगातार, और उसको और मजबूत किया जाए इसकी कोशिश इसमें दिखाई दे रही है। ओके, रमन आपके पास आ रहा हूं। रमन, कोई अपडेट आपके पास? क्योंकि अभी तक जो कुमार गौरव बता रहे हैं, अब तो सारी लिस्ट एकदम क्लियर हो चुकी है 43। उसके बाद आ रहा हूं प्रशांत आपके पास। रमन, आपके पास और कोई अपडेट? देखिए मानक, कुमार ने जो लिस्ट बताई है, जिन नामों का जिक्र किया है, वो करीब करीब सारे कैबिनेट मंत्री बनने हैं। उनमें राज्य मंत्री का जिक्र, मुझे लगता है कि अभी कुछ देर में एक और लिस्ट जारी होने वाली है, इसमें राज्य मंत्री का जिक्र भी होगा। लेकिन अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री के करीबी रह चुके नेता, प्रताप सिंह सारंगी जैसे नेता, या जिनको डॉक्टर साहब कहा जाता है, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको ड्रॉप करने का फैसला सरकार को करना पड़ा, प्रधानमंत्री को करना पड़ा, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स के तौर पर इनका नाम सामने आया। और कोविड के तहत जो है इतनी बड़ी मारामारी हुई, इतनी बड़ी महात्रासदी हुई, उसमें जिस तरीके से डॉक्टर हर्षवर्धन की भूमिका की सभी लोगों ने आलोचना की, प्रताप सिंह सारंगी के काम को लेकर कहीं भी कोई नोटिस नहीं हुआ। इन बातों को जिक्र ध्यान में रखकर किया गया है कि आगे आने वाले समय में जिन मिनिस्टर्स को जिम्मेदारी दी गई है वो किस तरीके से सरकार की आलोचना को अच्छे तरीके से जवाब दे सकें। मीनाक्षी लेखी एक बड़ी वक्ता है, प्रवक्ता है, सरकार की बातों को, सरकार के कामों को किस तरीके से वो डिफेंड करती रही है पार्लियामेंट में, इस बात का भी ध्यान सरकार ने रखा है। ठीक है, प्रशांत आपके पास क्या अपडेट है? प्रशांत देव। देखिए, गौरव ने पूरी लिस्ट बता दी, जिसमें जी किशन रेड्डी का भी नाम है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। इनको कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा, ये बात लगभग तय हो चुकी है। अभी जी किशन रेड्डी के घर पे हम मौजूद हैं, उनसे हमने बात भी की, उन्होंने बधाइयां भी ले ली और वो आज शपथ लेंगे।
कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको मिल रहा है, यानी कि उनको प्रमोशन दिया गया है। ये बात पहले से, जैसा कि मैं बता रहा था कि प्रधानमंत्री का विशेष काम, प्रधानमंत्री ने इनको विशेष तौर पे ये बात सौंपी थी और उन्हीं के जितनी भी सरकार की योजनाएं थी, प्रधानमंत्री की योजनाएं थी, उनको उनकी कंस्टिट्यूएंसी में दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार करना ये अहम जिम्मेदारी थी, जिसमें वो उन्होंने बखूबी उसको निभाया है और जिससे और बाकी जो भी मंत्रालय का उनका काम था उससे सरकार पर बहुत अच्छा काम हुआ। प्रधानमंत्री के गुड बुक्स में है ये, इसलिए इनको ये प्रमोशन दिया गया है। कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, हर काम को अच्छे से किया। तो जो गुड बुक्स में थे उस गुड बुक्स में जी किशन रेड्डी का नाम आता है और इनको प्रमोट करके कैबिनेट का दर्जा दिया जा रहा है। ये बात लगभग तय हो चुकी है। ओके आशुतोष, पूरी लिस्ट आपने सुन ली, आपको कुछ हैरानी, कोई सरप्राइज या अनएक्सपेक्टेड लाइंस? नहीं, मुझे हैरानी नहीं, लेकिन अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले प्रदीप जी कह रहे थे, मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर हर्षवर्धन से इस्तीफा क्यों लिया गया। साफ तौर पर यह कि सरकार ने मान लिया है कि हर कोरोना की क्राइसिस के दौरान सरकार बुरी तरीके से नाकाम रही और जो मंत्री अपना काम करने में नाकाम रहे उनसे इस्तीफा लिया गया। सीधी सी बात है, इसमें कोई दाएं वाली बात नहीं है। संतोष कुमार गंगवार का नाम क्यों है? संतोष कुमार गंगवार का नाम इसलिए क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार के कामकाज को खोल के उभाड़ कर रख दिया था। उन्होंने वो चिट्ठी पब्लिक कर दी थी, जो चिट्ठी उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम लिखी थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मंत्री तक जो आपके अफसर है मेरा फोन नहीं उठाते हैं। तो ये पूरी एक लंबी श्रृंखला है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पे अपने विधायक, अपने एमपी, अपने आप ब्रजेश पाठक की चिट्ठी उठा के देख लीजिए। तो ये विशुद्ध तौर पर मैं मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो जीनियस है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्रयोग आरएसएस उत्तर प्रदेश में लंबे समय से करना चाहता था उसको उन्होंने सक्सेसफुली किया। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर अदर देन जाटव और अदर देन यादव की जातियों को, छोटी छोटी जातियों को इकट्ठा करके उनका एक सामूहिक नेतृत्व को उभारने का काम, इसीलिए वहां पे केशव प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ाने का काम किया गया था। लेकिन हकीकत यह है कि 2017 के बाद से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपना काम कर रहे हैं, उससे छोटी छोटी जातियां उनसे छिटकी हैं, उनके अंदर असंतोष बढ़ा है। अनुप्रिया पटेल छोड़ के भागी हैं, ओम प्रकाश राजभर छोड़ के भागे हैं, निषाद तक जो है थोड़े थोड़े से बिदके थे। तो सवाल इसी बात को लेकर यह है कि आज की पूरी क्राइसिस का एकमात्र मकसद यह है कि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव एक जो पिछड़ों के राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक है, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव को मैं रखता हूं उसमें, मुलायम सिंह यादव चूंकि नहीं है इसलिए। वैसी स्थिति में उस मंडल के काट के तौर पर ऐसे लोगों को, ऐसी जातियों की नुमाइंदगी केंद्र सरकार के अंदर दी जाए ताकि हम कह सके कि हम आपकी जातियों के साथ हैं और आपको एम्पावर कर रहे हैं। तो ये पिछड़ा समीकरण 2019 का वो बिखरा है। उस बिखरने को सीमेंट करने की कोशिश करें। प्रदीप जी की राय से सहमत हूं, उनको सीमेंट करने की कोशिश की जा रही, यानी सीमेंट उघड़ा था, अब उसको दोबारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। नहीं ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है। बड़ा मजा आ रहा है इस डिबेट में और तथ्यों पर आधारित बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस हैं। कुमार गौरव, एक अपडेट और दीजिए। मैं आशुतोष से पूछ रहा था, आशुतोष इस पर जवाब नहीं देना चाह रहे। मैं कुमार गौरव आपसे पूछ रहा हूं, कोई जानकारी मिल रही है ये जो 2-3 मंत्रालय खाली हुए हैं, इनमें कौन से मंत्री बन सकते हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय? देखिए, शिक्षा मंत्रालय की जहां तक बात है, अमूमन ये देखा जाता है कि बीजेपी में आरएसएस सोच वाली जो नेता होता है उसको मिलता है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय का भाजपा और आरएसएस को ऐसा लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है नेशन बिल्डिंग में, और खासकर जो बच्चे, खासकर जो युवा पीढ़ी तैयार होती है उसके माइंडसेट में। तो ऐसे में हालांकि सबसे पहले नाम जो चल रहा था वो नाम मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का था, लेकिन देखिए फाइनल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी 43 की लिस्ट आई है। सवेरे से तमाम नाम 2-4 दिन से चल रहे थे, इसलिए मोदी सरकार में अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कोई पासा फेंकने का फायदा नहीं है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आज कैबिनेट इंतजार कर लेते हैं। आशु जल्दी से, आशुतोष क्विक कमेंट, क्या कह रहे हैं आशुतोष? देखिए, मेरा मानना यह कि शिक्षा मंत्रालय वो मंत्रालय है जो किसी भी गैर भाजपाई, गैर आरएसएस के लोगों को नहीं मिलेगा, मेरा अपना मानना है, क्योंकि वो आरएसएस के एजेंडे में बहुत ऊपर होता है। तो जो आदमी कांग्रेस से लौटकर अभी आया भारतीय जनता पार्टी में, उसको अगर ये मंत्रालय अगर मिलता है तो मुझे बहुत हैरानी हो। ओके, ऑल राइट, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। हमारी ये मेगा कवरेज जारी है। जैसा मैंने पहले बताया, सारे 43 मंत्रियों की शपथ जो आज होनी है, उनकी पूरी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। न्यूज 24 पर सारे नाम हम नीचे भी आपको दिखाते रहेंगे, ब्रेक के दौरान भी। और रमन कुमार बता रहे हैं अभी एक और लिस्ट आने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज 24।